हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो क्लास 10 की एनसीईआरटी हिस्ट्री उसे कवर कर रहे हैं एंड उसका फोर्थ चैप्टर जो है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था इन अवर प्रीवियस वीडियो, जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, तो मोस्टली हम यही देख रहे थे कि जब कोई भी पर्सन जो है इस वर्ड के बारे में सुनता है तो उसके माइंड में यही चीज़ आती है कि जब फैक्ट्रीज जो है वो सेटअप हुई होंगी तो उसी एज को हम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की एज बोल देते हैं। तो मोस्टली हिस्टोरियंस जो हैं वो भी यही बोलते हैं कि जो हिस्ट्री को जब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो उसी एज को जो है बोलते हैं कि जब फैक्ट्री जिस समय में सेटअप हुई थी तभी से बोल देते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है किसी कंट्री में स्टार्ट हुआ था। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो व्यू है ये लोगों के यहाँ पे गलत व्यूज हैं। एंड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो फैक्ट्रीज बनने से पहले भी था यहाँ पे, राइट। वहाँ पे भी प्रोडक्शन हुआ करती थी, उस समय में जो व्यापार है वो यहाँ पे ऑल ओवर दी वर्ल्ड यहाँ पे हुआ करता था। तो ऐसा नहीं है कि जब फैक्ट्रीज यहाँ पे सेटअप हुई थी तभी से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गया। तो यही चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पे अपनी प्रीवियस वीडियो में देखी थी कि एक्चुअल में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसका मतलब क्या है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो पहले से ही काफ़ी समय से यहाँ पे चला आ रहा है। अगर हम बात करें 18 सेंचुरी की, 19 सेंचुरी की, तो उस समय में भी जो है प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ करती थी। जो व्यापारी हैं, राइट, वो यहाँ पे जो है किसानों से जो है चीज़ें प्रोड्यूस करवाया करते थे एंड उसे जो है इंटरनेशनल मार्केट में जाके बेचा भी करते थे, राइट। तो इस चीज़ को हम इंडस्ट्री ही बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब फैक्ट्री सेटअप हुई थी तभी यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है हुआ था। ओके तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में अबाउट द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज। जब फैक्ट्रीज जो है वो यहाँ पे बननी स्टार्ट हो गई थी तो सबसे पहले हम जो है यूरोपियन कंट्रीज या फिर जैसे कि ब्रिटेन हो गया उसके बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे पहली इंडस्ट्रियल कंट्री थी। एंड उसके बाद में हम जो है इंडिया के बारे में बात करेंगे। एंड क्योंकि इंडिया में तो फैक्ट्रीज जो है वो कॉलोनीज हुआ करती थी, जब इंडिया उसी के समय में जो फैक्ट्रीज थी वो सेटअप की गई थी, तो उसके बारे में हम बाद में कवर करेंगे, राइट। सो द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। सो जो अर्लीस्ट फैक्ट्री थी वो इंग्लैंड में 1730s में, 18 सेंचुरी की अगर हम बात करें तो तब यहाँ पे जो है बनी थी। बट इट वाज ओनली इन द लेट 18 सेंचुरी दैट द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज जो थी वो मल्टीप्लाई हो गई थी। मीन लेट 18 सेंचुरी तक जाते जाते जो है बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज जो थी वो बन चुकी थी। तो फर्स्ट सिंबल जो था वो न्यू इरा का वो यही था, कॉटन, राइट। कॉटन जो है वो उसका यहाँ पे फैक्ट्रीज में जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन हुआ करता था। एंड कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो लेट 19 सेंचुरी में जो है बूम्ड अप हो जाता है, राइट। एंड इन 1760, अगर 1760 की बात करें तो ब्रिटेन जो है 2.5 मिलियन पाउंड्स जो रॉ कॉटन है उसे इंपोर्ट किया करता था, सो डैट कि वो अपनी कॉटन इंडस्ट्री को फीड कर सके। एंड बाय 1787 तक आते आते ये जो इंपोर्ट है वो बढ़ जाता है एंड ये 2.5 मिलियन पाउंड से 22 मिलियन पाउंड्स तक जो है ये राइज हो जाता है। सो दिस इंक्रीज वाज लिंक टू द नंबर ऑफ चेंजेस। तो ये जो इंक्रीज यहाँ पे हुआ था इस इंपोर्ट का कि कॉटन बहुत ज़्यादा मंगवाई जा रही है वहाँ की फैक्ट्रीज के लिए, तो वो यही था विद इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे चेंज हो गया था, राइट। तो इसके बारे में हम ब्रीफली अभी देखेंगे, क्योंकि 18 सेंचुरी में यहाँ पे जो है काफ़ी सीरीज ऑफ इन्वेंशंस हुए थे एंड जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन के प्रोसेस का हर स्टेप होता है ना उसकी जो एफिकेसी थी वो यहाँ पे इंक्रीज हो गई थी। तो जो प्रोडक्शन है वो फास्ट वे में यहाँ पे होना स्टार्ट हो गया था एंड काफ़ी जो है वास्ट अमाउंट में यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ करता था। डेट इज़ वाई जो है यहाँ पे जो कॉटन का इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कार्डिंग, ट्विस्टिंग करना, स्पिनिंग करना एंड रोलिंग करना, ये कुछ प्रोसेस होते हैं यहाँ पे कॉटन के कपड़े के, तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो है इन्वेंशंस नए तरह की आ गई थी, नई मशीन्स आ गई थी जिसकी वजह से हर प्रोसेस की जो एफिकेसी होती है ना वो बढ़ गई थी यहाँ पे। ओके एंड आउटपुट पर वर्कर, राइट। एक वर्कर जो है जितना काम पहले किया करता था इन इन्वेंशंस के बाद में जो है उस वर्कर की जो आउटपुट होती है ना वो भी बढ़ जाती है एंड इनेबलिंग ईच वर्कर टू प्रोड्यूस मोर। तो अब हर वर्कर जो है ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा था क्योंकि फास्ट वे में काम हो रहा था मशीन से एंड दे मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर थ्रेड्स एंड यार्न। तो अब जो है स्ट्रॉन्गर थ्रेड्स एंड यार्न जो है वो बनने स्टार्ट हो गए थे। देन उसके बाद में रिचर्ड आर्कराइट जो है उन्होंने एक कॉटन मिल जो होती है वो यहाँ पे बना दी थी।
तो फैक्ट्री सेटअप होने से पहले जैसे हमने देखा कि यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ करता था, बट वो अलग अलग जगह पे हुआ करता था। मीन जो है जैसे कि पहले विलेजेस में जो है रॉ मटेरियल इकट्ठा किया करते थे, उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए बोला जाता था, देन उसे जो है उठा के टाउन में लेके जाया जाता था कॉटन को, या फिर जो एक तरह से जो कार्डिंग है वो किसी अलग जगह पे की जाती थी, ट्विस्टिंग जो है वो किसी और टाउन में जाके की जाती थी, स्पिनिंग जो है कहीं और जाके की जाती थी। तो अलग अलग जगह पे यहाँ पे जो है प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ करता था। बट अब क्या होता है कि जो रिचर्ड आर्कराइट है वो एक कॉटन मिल यहाँ पे बना देते हैं। तो मिल एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे कॉटन के कपड़े बनाने का जो प्रोसेस होता है ना वो एक ही जगह पे होता है, उसे हम मिल बोल देते हैं, राइट। So till this time, as you have seen that the cloth production was spread all over the countryside, पूरी countryside में cloth production जो है वो फैला हुआ था, and carried out within the village household। तो village के household में ही जो है ये काम हो रहा था। But now अब क्या था कि costly new machines जो है उसे purchase किया गया था एंड सेटअप किया गया था, एंड एक मिल जो है वो यहाँ पे सेटअप कर दी जाती है एक ही जगह पे, वहां पे मशीन्स लगा दी जाती हैं, एंड जितने भी प्रोसेस होते हैं ना वो सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं मिल में ही जो है उसे किया जाता है अंडर द वन रूफ एंड द मैनेजमेंट, राइट। तो अब क्या था यहाँ पे दिस अलाउड अ मोर केयरफुल सुपरविजन। तो अब जब एक ही जगह पे सारा प्रोसेस हो रहा है तो आप जो है केयरफुली सुपरवाइज भी कर सकते थे हर प्रोसेस को ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस, एंड क्वालिटी के ऊपर भी जो है नजर रखी जा सकती थी, लेबर को जो है रेगुलेट किया जा सकता था, एंड ऑल ऑफ विच हैड बीन डिफिकल्ट टू डू व्हेन प्रोडक्शन वाज इन द कंट्री साइड। तो ये सारी चीजें जो है डिफिकल्ट थी जब ये प्रोडक्शन जो है वो अलग अलग जगह पे होती, जब एक ही जगह पे सारे प्रोसेस हो रहे हैं तो वहां पे जो है कपड़े की क्वालिटी के ऊपर जो है नजर रखी जा सकती है। सो इन द अर्ली 19th सेंचुरी जो फैक्ट्रीज थी वो एक तरह से इंग्लिश लैंडस्केप का जो है एक इंटीमेट पार्ट बन जाती है, बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज वहां पे सेटअप हो जाती हैं, एंड सो विजिबल वर द इम्पोजिंग न्यू मिल्स, सो मैजिकल सीम टू बी द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो जैसे नई मिल्स आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जो है न्यू टेक्नोलॉजी की पावर जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही थी, एंड दे कंसंट्रेटेड देयर अटेंशन ऑन द मिल्स ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग द बायलिन्स एंड वर्कशॉप्स वेयर प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यूड। तो लोगों ने अब जो है मिल्स के ऊपर ही ज्यादा कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो जैसे पहले यहाँ पे कपड़ा जो बनाया जा रहा था उसको जो है थोड़ा सा नजरअंदाज लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया था। तो अब इंडस्ट्रियल चेंज की पेस की बात करें कि किस पेस से यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, कि ये जो रैपिड कितना रैपिड था, हाउ रैपिड वाज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। डज इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन ओनली द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज, राइट। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या यही मतलब है कि फैक्ट्री इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो हो गई हैं? तो ये सब इसके आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पहला तो ये डैट की मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज इन दी ब्रिटेन, सबसे ज्यादा जो डायनेमिक इंडस्ट्रीज थी जो जहाँ पे चलती जा रही थी वो कॉटन एंड मेटल की थी, राइट। एंड ये काफी रैपिड पेस पे ग्रो हो रही थी, एंड जो कॉटन है वो एक लीडिंग सेक्टर था इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। 1840s तक की अगर हम बात करें तो कॉटन जो है तब तक जो है एक लीडिंग सेक्टर रहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंडर, राइट। एंड उसके बाद में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे आती है। तो ऑब्वियसली अब रेलवे जो है वो भी एक्सपेंड हो चुकी थी इस समय तक, एंड इन इंग्लैंड फ्रॉम द 1840s, एंड देन उसके बाद में कॉलोनीज जो थी यहाँ पे जैसे इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, तो वहां पे भी जो रेलवे लाइन्स ये बिछा रहे थे, तो जो डिमांड थी ना आयरन एंड स्टील की वो रैपिडली यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। सो बाय 1873 जो ब्रिटेन थी वो अब आयरन एंड स्टील को एक्सपोर्ट कर रही थी, एंड कितना एक्सपोर्ट करती है, 77 मिलियन पाउंड जो है वो आयरन एंड स्टील को एक तरह से एक्सपोर्ट करती है, एंड डबल द वैल्यू ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट। तो इसका कॉटन एक्सपोर्ट जो है वो भी डबल हो जाता है, राइट। सो सेकंड जो है और क्या हम बोल सकते हैं, डेट द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो ऐसा नहीं है कि नई इंडस्ट्री यहाँ पे आ गई हैं तो हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को टोटली डिस्प्लेस कर देंगी, वो धीरे धीरे जो है डिस्प्लेस करेंगी, बट सडनली जो है कोई भी चीज किसी चीज को डिस्प्लेस नहीं कर सकती है। सो इवन एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी लेस देन 20% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स जो थी वो यहाँ पे फैक्ट्रीज में काम करती थी, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे वहां पे
काम करते थे, ओनली 20% जो लोग हैं वो वहाँ पे जो है फैक्ट्रीज में काम किया करते थे। एंड टेक्सटाइल जो है वो एक डायनेमिक सेक्टर था, बट लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट वाज प्रोड्यूस नॉट विद इन द फैक्ट्रीज। तो टेक्सटाइल का जो लार्ज पोर्शन है ना वो फैक्ट्रीज के अंडर ही प्रोड्यूस नहीं होता था, बट आउटसाइड विद इन द डोमेस्टिक यूनिट्स। तो 80% जो लोग हैं वो बाहर जाके ही काम करते थे। जो दूसरी प्रोडक्शन यूनिट्स हुआ करती थी ना, डोमेस्टिक यूनिट्स जो लोगों ने अपने घरों में बना रखी होती थी, तो वहीं पर जाके वो काम किया करते थे, राइट। So third, the pace of change in the traditional industries was not set by the steam powered cotton or the metal industries, but they did not remain entirely stagnant either, right। तो traditional industries की में अगर बात करें तो वो उसमें जो है steam powered cotton या फिर metal industries के जो tools होते हैं ना वो यहाँ पे नहीं लगाते जो traditional industry होती है, but ऐसा नहीं है कि वो entirely stagnant ही रहती, वहाँ पे भी काम जो है वो चलता रहता है, वो खड़ी नहीं हो जाती हैं जब नई इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ जाती हैं। So seemingly ordinary and small innovations were the basis of growth in many non-mechanized sectors such as food processing, building, pottery, glass work। तो ये सारी चीजें हो गई। तो यहाँ पे जो है धीरे धीरे छोटे छोटे इनोवेशंस यहाँ पे होते रहते हैं, ओके। एंड फोर्थ अगर बात करें, सो द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली। तो हमेशा जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ना वो धीरे धीरे ही होते हैं, एंड वो ड्रामेटिकली जो है पूरे इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में नहीं फैलते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सपेंसिव थी, एंड जो मर्चेंट्स एंड जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो थोड़ा सा पहले ध्यान भी रखते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसे हम पहले देखेंगे, लोग उसे यूज कर लें, क्या उसके कोई फायदे हैं या नुकसान है वो पहले देख लें। लोग डरते भी हैं, हो सकता है कि हम पैसा लगा दें तो वो हमारे लिए फायदेमंद ना हो, तो लोग जो है पहले एक तरह से कोशियस थे ज्यादा, ओके। एंड जो मशीन्स होती वो टूट भी जाती हैं, एंड उसकी जो रिपेयर थी वो भी उस समय में कॉस्टली थी, एंड दे वर नॉट एज इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स क्लेम। जैसे उनके इन्वेंटर्स एंड जो मैन्युफैक्चरर जो क्लेम करते थे ना कि ये जो मशीन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तो उतनी इफेक्टिव भी नहीं होती थी। तो ऐसा नहीं है कि सडनली जो है यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं, धीरे धीरे यहाँ पे आते हैं चेंजेस, लोग धीरे धीरे विश्वास करते हैं। तो स्टीम इंजन की अगर हम बात कर ले, स्टीम इंजन का इन्वेंशन यहाँ पे हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि लोग एकदम से उसे खरीद लेंगे, राइट, अपनी फैक्ट्रीज में सेटअप कर लेंगे, क्योंकि उसमें जो कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकती हैं क्योंकि अभी वो इन्वेंट ही हुआ है। सो जेम्स वॉट जो है उन्होंने एक स्टीम इंजन को जो है यहाँ पे इम्प्रूव किया था, जो कि न्यू कॉमन एक पर्सन है, राइट, उन्होंने स्टीम इंजन को प्रोड्यूस किया था, राइट। एंड उस स्टीम इंजन को जो है जेम्स वॉट जो है वो इम्प्रूव करते हैं क्योंकि उसमें कमियां थी, राइट। एंड हिज इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड जो थे मैथ्यू बोल्टन, उन्होंने जो है एक नया मॉडल ही यहाँ पे बना दिया था। एंड बट फॉर द ईयर कई सालों तक यहाँ पे जो है कोई भी उसका बायर नहीं मिलता है, स्टीम इंजन को खरीदने वाला कोई बायर नहीं मिलता है। एंड एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी एंड यहाँ पे ऑल ओवर द इंग्लैंड जस्ट 321 ओनली 321 स्टीम इंजन ही अवेलेबल थे। एंड ऑफ दिस 80 जो थे वो कॉटन इंडस्ट्रीज में थे, 9 जो थे वो वूल इंडस्ट्रीज में थे, एंड बाकी जो है माइनिंग, कैनाल वर्क्स या फिर आयरन वर्क्स में थे। तो स्टीम इंजन्स वर नॉट यूज्ड इन एनी ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज टिल मच लेटर इन द सेंचुरी, राइट। तो इस सेंचुरी 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो काफी समय के बाद में जो है बाकी इंडस्ट्रीज में इसका यूज होना स्टार्ट होता है। So even the most powerful new technology that enhance the productivity of labor, तो ये जो काफी, चाहे हम बोल सकते हैं कि काफी पावरफुल थी ये जो टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से जो लेबर की प्रोडक्टिविटी होती है ना वो इनहांस हो जाती है, बट इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो धीरे धीरे से एक्सेप्ट करते हैं, right? And historians now have come to increasingly recognize that the typical worker in the mid 19th century was not a machine operator। तो historians ये बोलते हैं कि अगर हम किसी वर्कर की बात करें तो वो एक वर्कर जो मशीन ऑपरेटर है वही एक टिपिकल वर्कर नहीं है, बट जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन है, जो लेबरर है, वो भी एक जो है टिपिकल वर्कर ही होता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि जो मशीन ऑपरेटर है उसे ही हम टिपिकल वर्कर बोलते हैं, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन है, जो लेबरर है, उसे भी हम जो है टिपिकल वर्कर भी बोल सकते हैं, राइट। लेट 19th सेंचुरी की अगर बात करें या फिर मिड 19th सेंचुरी तक की अगर हम बात कर लें तो उस समय तक जो है वो पुराना जो ट्रेडिशन है, जो ट्रेडिशनल हमारी इंडस्ट्री है वो भी कंटिन्यू रहती है, राइट। वहां पे भी प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू रहता है। So we'll continue with the same chapter in our next video, and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। Thank you so much. Have a